डायबिटिक पेशेंट दही नहीं खा सकते। देखिए, जब हम बात करते हैं शुगर की, डायबिटीज, या हम आयुर्वेद में इसे मधुमेह बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस इसका एलोपैथिक नेम है। तो अरविंद जी, हमको ये समझना होगा कि 3 तरह की डायबिटीज होती है। पहला हो गया अपथ्यज, जिसको हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं, जो होता है हमारे गलत खान पान की वजह से और हमारी गलत जीवन शैली की वजह से। ठीक। दूसरा होता है कि जब बच्चा गर्भ में है उस समय डेवलपमेंटल डिफेक्ट के रूप में जो डायबिटीज पैदा होती है उसे कहते हैं सहज या कंजेनाइटल। तीसरा, जो कुल में चलता है, जो फैमिलीज में चलती है, उसे हम बोलते हैं कुलज। इसमें अगर हम रेशनली देखें, संख्या के अनुपात में देखें, तो लगभग 80% लोग आज के टाइम पे वो अपथ्यज प्रमेह यानी कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से उत्पन्न होने वाली जो डायबिटीज है, जो शुगर की बीमारी, उससे ग्रसित हैं। तो हमें अब ये समझना है कि आखिर इस तरह की डायबिटीज, इस तरह के प्रमेह के बारे में चरक क्या बोलते हैं। तो एक सूत्र आया है जो मैं यहाँ पे आपके माध्यम से व्यूअर्स को सुनाना चाहूंगा कि आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी, ग्राम्य उदक अनुप्रसा प्यांसी, नव अनपानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृत सर्वम। तो आपका जो पहला सवाल था कि क्यों इंडिया जो है वो कैपिटल ऑफ डायबिटीज बनता जा रहा है, आज शुगर की राजधानी क्यों भारत कहा जा रहा है, तो इसका जवाब इस सूत्र में है। आस्य सुखम किनको होता है अपथ्यज प्रमेह, क्यों आ जाते हैं हम डायबिटीज की चपेट में, तो सूत्र बोलता है आस्य सुखम। आस्य बोला जाता है मुंह को, वो व्यक्ति जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता लेकिन आस्य मुंह का सुख बहुत भोगता है, मतलब स्वादिष्ट व्यंजन जो है वो खाई जा रहा है। आस्य सुखम। स्वप्न सुखम, अगेन स्वप्न सुखम का मतलब सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, सोया जा रहा है, लंबा लंबा सो रहा है एंड फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। दधीनी, अरविंद जी सुन लीजिए, दही और दही का विकार यानी कि दही जिस जो में पड़ती है उनका अधिक मात्रा में खाया जाना तीसरा सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज का। क्या बात कर रहे हैं? दही दही तो लोग अरविंद जी बिल्कुल खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। पहले के लोग खाते थे लेकिन शारीरिक परिश्रम इतना था कि बचा लेते थे, लेकिन इतनी कफ कारक है, इतनी अभिसंधि है कि यदि आप शारीरिक परिश्रम नहीं करते, आप फिजिकल एक्टिविटीज में नहीं है, तो आपको दही को देखना भी नहीं है। नहीं तो कब आप डायबिटिक बन जाएंगे, कब आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाएंगे, कब हार्ट में ब्लॉकेजेज हो जाएंगे, कब आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहना शुरू हो जाएगा, कब आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, कब आपको स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। ये जो सफेद सी ठंडी सी प्यारी सी दही डाइनिंग टेबल पे किनारे पड़ी होती है ना, जो सबसे साफ सुथरी दिखती है, भैया अगर आप शारीरिक परिश्रम नहीं करते तो इसको देखो भी मत, खाने की तो छोड़ो। मैं फिर बोल रहा हूं, आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी। कोई आए ना बोले कि यहां पर चरक में जो ये सूत्र है, यहां पर दधीनी का मतलब दही नहीं है तो और क्या है? सूत्र के हिसाब से बता रहा हूं। यस, फिर से रिपीट करता हूं, डायबिटिक पेशेंट दही नहीं खा सकते, या वो लोग जिनके परिवार में डायबिटीज चल रही है वो दही नहीं खा सकते, या वो कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहा है। शारीरिक परिश्रम का मतलब एटलीस्ट सुबह उठ करके 1 घंटा योग नहीं करता है, कोई दौड़ नहीं लगाता है, कोई खेल नहीं खेलता है, शाम को कुछ वॉक नहीं करता है, तो उसको दही खाने की पात्रता नहीं है, उसको दही नहीं खाना है। सर मुझे तो लग रहा है कि मतलब 99% लोग नहीं जानते होंगे कि दही भी वजह हो सकती है डायबिटीज बहुत बड़ा है। और आज दही हमारे इंडिया में सबसे अधिक खाई जाती है, बड़ा पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है और हाइजीनिक मानी जाती है, खाते हैं लोग। और गलती एक से एक गलती हो रही है। दही जो है, चलिए हमारे बड़े लोग दही बहुत खाते थे लेकिन दिन में खाते थे, रात्रि में ननकतम दही मुंजीत, वो बोलते थे रात में दही मत खाओ, लेकिन हमारे उम्र के लोग तो रात्रि में भी दही खा रहे हैं, बच्चे दही खा रहे हैं। तो आपने बोला ना कि वाई इंडिया इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, वो ये कारण है। तो आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी, ग्राम्य उदक अनुप्रसा, यानी कि 3 तरह के एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, फॉरेस्ट एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स। यदि आप इनके रसों को पीते हैं यानी कि सूप पीते हैं, अगेन विदाउट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटीज, तो आप प्रोन हो जाएंगे इस शुगर की बीमारी के। एंड लास्ट, प्यांसी। प्यांसी ये शब्द ये 2 अर्थ में आया है, एक जल के अर्थ में, एक दूध के अर्थ में। तो वो कोई भी व्यक्ति जो डायबिटिक है वो जल और दूध का सेवन कमती ही रखे, जितना कम से कम बेयर मिनिमम रखे।
या दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो आप जो एक मिथ है कि अधिक से अधिक पानी पीजिए, उससे बाहर रहिए, दूध भी संभल करके पीजिए। अब एक और नई बात आपको बताना जा रहा हूं, नव अन्नपानम, नया अनाज खाने वाले को। अरविंद जी, आप जानते हैं इस पूरे विश्व में अगर जो है प्रैक्टिकली अगर आप एनालाइज करें तो सबसे अधिक अनाज वो भारतवर्ष में खाया जाता है, पैदा भी भारतवर्ष में ही होता है। ट्रू। हम लोग तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जब तक अनाज ना खा लें किसी भी रूप में, चाहे चावल के रूप में, चाहे गेहूं के रूप में, चाहे जौ के रूप में, बाजरा के रूप में, रागी के रूप में, चने के रूप में, मक्का के रूप में, हम जब तक अनाज ना खाने में मजा नहीं आता, पेट ही नहीं भरता। लेकिन पेट नहीं भरता, तसल्ली नहीं मिलती। लेकिन आपको याद है पुराने जमाने में हर घर में एक अनाज की टंकी हुआ करती थी। हाँ, बड़े बड़े गेहूं चावल सब पुराना करके खाया जाता था। हाँ, कभी भी नया कहते थे, नया अनाज जो होता है उसमें गर्मी होती है, गर्मी जाकर के हमारे लीवर को, हमारे पैंक्रियाज को नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए सदैव हम लोग के घर में क्या होता था कि अनाज आता था, उसको धोते थे, सुखाते थे, स्टोर करते थे ड्रम में, और ड्रम में भर के, और नीचे एक जानते हैं जैसे एक ढक्कन होता था, उसे खोलते थे तो अनाज नीचे से निकालते थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज वो कल्चर खत्म हो गया। तो नव अन्नपानम, देखिए 5000 साल पूर्व चरक लिख रहे हैं नया अनाज खाने वाले को। तो आज हम अनाज भी खा रहे हैं और नंबर 2 पे नया भी खा रहे हैं। तो जवाब है हमारे पास, नव अन्नपानम, गुड़ व कृतम चाय। अरविंद जी, 1 मिनट और रोकूंगा आपको। आज मिथ तोड़ दीजिए लोगों के। लोग समझते हैं कि सारा कल्प्रिट चीनी है, गुड़ तो देसी है। गुड़ देसी नहीं भैया। मेरा सवाल था भी कि बिल्कुल गुड़ और गुड़ से बनी चीजें, जानते हैं अरविंद, ये चीनी जो है ये मुझे लगता है कि मुश्किल से 125 साल पहले इंडिया में पहली चीनी की मिल लगी। मात्र 125 साल पहले। कितनी? हमारे दादा परदादा के समय की बात कर रहा हूँ। उससे पहले मिठाई में क्या होता था? गुड़ होता था। चाय किससे बनती थी? गुड़ की। खीर किससे बनती थी? गुड़ से। जो मिठाइयां बनती थी किसकी? गुड़ की। तो फिर कौन से मीठे की चरक बात करते थे? मीठा क्या होता था? गुड़ ही तो होता था। तो आज लेकिन भ्रम के चलते मान लिया कि चीनी जो है वो कल्प्रिट है और गुड़ आप खा लीजिए, कोई बात नहीं है। तो इसलिए आप अरविंद जी बिल्कुल अच्छे से मैसेज स्प्रेड कीजिए कि डायबिटिक पेशेंट गुड़ नहीं खा सकता, बिल्कुल कतई नहीं खा सकता। तो गुड़ और गुड़ से बने कोई भी विकार, मतलब गुड़ से बनी कोई भी चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। एंड एक लास्ट में बोला है कि प्रमेय हेतु कफ कृत सर्वम, वो कोई भी चीज जो कफ को बढ़ाए, कफ दोष को बढ़ाए, वो प्रमेय में कारण बनेगी। तो आपके पहले सवाल का आपको हिला देने वाला और लोगों के चक्षु खोल देने वाला जवाब मेरे द्वारा दे दिया गया है। आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम में उदक अनुप रसा प्यांसी नव अन्नपानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृत सर्वम। बस इस सूत्र को जान लीजिए, आपको यह पता लग जाएगा कि वाई इंडिया इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। और इसी सूत्र को अब आप संभाल लीजिए कि भाई ये नहीं खाना है, तो आप रिवर्स हो जाएगा। मुझे जितना समझ में आया सर, इसमें जो 2 रीजन ऐसे हैं, बाकी चीजें तो अन्य कंट्रीज में हो सकती हैं, लेकिन एक दही, जो हमारे यहाँ दूध दही ज्यादा खाया जाता है, दही न जानकारी की वजह से लोग खूब खा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा रीजन होगा अनजाने में। और दूसरा नव अन्नपानम जो बोला आपने, नया अनाज नहीं खाना है, जो कल्चर खत्म होता जा रहा है कि तुरंत पैकेट में आ रहा है और खाओ, रखने का तो कोई घर देखिए आज के टाइम पे गेहूं शायद ये बड़ी खेतों में अरविंद जी उग रहा है, वहीं धुल रहा है, सूख रहा है, पाउडर होकर सुंदर सुंदर पैकेट बन के हमारे घरों में आ जा रहे हैं अभी। लेकिन शायद मैंने 1-2 एडवर्टाइजमेंट देखे हैं जिसमें उन्होंने बात की है कि पुराने गेहूं का आटा। तो अब कहीं ना कहीं अब अवेयरनेस आनी शुरू हो चुकी है, जो बहुत ही सुख की बात है, खुशी की बात है। अब जैसे नहीं, अभी हम लोग खैर तो काफी टाइम हो गया कि आप बोलते हैं कि उसके साथ वो गेहूं के जो छिलके होते हैं चोकर के साथ खाइए, तो वो ऐड भी हो रहा है। तो इस तरह की चीजें क्योंकि पहले आप मैदा खाते हैं और उसके बाद फिर रात में ईसबगोल की भूसी खाते हैं फाइबर के रूप में। तो पहले के लोग बड़े समझदार थे, वो अपना साथ में ही चोकर जाता था और प्राकृतिक रूप से बिल्कुल बिना कोई केमिकल मिला हुआ। तो वापस से अरविंद जी आना पड़ेगा
जो पुराने हमारे कल्चर है। बहुत क्लियर आपने बता दिया, बहुत मतलब क्लियर एक कैलकुलेशन जा रहा है कि दो चीज़, एक तो अनाज हम ज़्यादा खाते हैं, उसमें नया अनाज खा रहे हैं, इंडिया में खूब हो रहा है, और इसके अलावा दही, दूध यहाँ पे होता है, उसमें दही हम खूब खा रहे हैं, इंडिया में हो रहा है। प्यासी भी बोलिए ना, हाँ। जो जल का अधिक सेवन कर रहे हैं। जल भी है। मतलब ये दो चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंडिया में खूब हो रहा है तो वो कैपिटल बन रहा है। अदर कंट्रीज में तो बाकी चीज़ें भले सिमिलर होंगी, लेकिन जी। ये यहाँ पे ही हुआ है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा मिथ आपने और तोड़ा दूसरा है। ये भी है, हमारे यहाँ अभी भी जो है शारीरिक परिश्रम अगर हम देखें तो इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज, मैं बता रहा हूँ, हम लोग अनफॉर्चुनेटली कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं अगर हम यूरोपियन से अपने को कंपेयर करें। अच्छा। वो लोग, अरे आप उनके यहाँ देखेंगे तो वो बड़ी उम्र के 70 साल का भी व्यक्ति बोलेगा मैं 2 दिन साइकिल चलाने जाता हूँ, मैं 2 दिन स्विमिंग करने जाता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब फिजिकल एक्टिविटीज का जो कल्चर है वो काफी पीछे है इन कंपेरिजन टू यूरोपियंस एंड ऑल अदर कंट्रीज। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज से सुखम सपन सुखम वाला भी जो है ना, वो कंसेप्ट हमें जरूर ध्यान पड़ेगा। और जल का, अरविंद जी, आप हल्के में ले गए, मुझे लग रहा है जल का आप हल्के में ले गए। आज से देखिए 2016 में अरविंद जी मैं शुरू हुआ था मैंने आके मिथ लोगों के दूर किया था भाई, ये जो मैसेज आते हैं ना कि साहब आप 5 लीटर पानी रोज पी लेंगे, 6 लीटर पानी तो आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, 10 लीटर पी लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा। 2016 मतलब लगभग 10 वर्ष पूर्व मैंने ये अभियान शुरू किया था वैदिक जल क्रांति के नाम से। तो उसमें मैंने साफ किया था कि अधिक पानी पीने से आपका डायबिटीज ठीक नहीं होगा, बल्कि आप अगर बॉर्डर लाइन पे होंगे डायबिटीज होने के तो आप फटाफट डायबिटिक हो जाएंगे। और इसको बड़े प्यार से मैं समझाता हूँ। एक्चुअली अरविंद जी क्या होता है कि हम आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों को मिक्स करके आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। हमारे शरीर में एक अंग है जिसका काम है इंसुलिन सेक्रेट करना, और ये इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। आप जानते हैं इस पैंक्रियाज को वैदिक भाषा में, आयुर्वेद ग्रंथों में नाम दिया गया अग्नाशय। अगर हम अग्नाशय को अरविंद जी तोड़ करके बोले तो इसका मतलब अग्नि का आशय। आशय का मतलब होता है प्रधान स्थान, जो मेन मींस आप कह सकते हैं हेड ऑफिस। तो मोटा मोटा मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो अग्नि है वो तो पूरे शरीर में है, हर अंग में है, हर टिश्यू में है, हर सेल में है। ठीक है, अग्नि बिना तो कुछ है नहीं। जब तक शरीर गर्म है तभी तक जो है हम जीवित भी हैं। जिस दिन ठंडे पड़ गए फिर तो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो अग्नि पूरे शरीर में है, लेकिन एक पर्टिकुलर अंग का नाम क्या है? अग्नाशय, यानी कि अग्नि का हेड ऑफिस। और आपको बताते हैं ये अग्नाशय नाम पैंक्रियाज का है, इसको भी मैं सिद्ध करता हूं। जानते हैं कैसे? आप बताइए कि इन जनरल अग्नि को, जो मैं अग्नि बोलता हूं आयुर्वेद की भाषा में, एलोपैथ भाषा में या साइंटिफिक भाषा में उसे आप एंजाइम्स बोलते हैं। मैं कहता हूं कि खाने को अग्नि पचाती है, जठराग्नि पचाती है, आप कहते हैं एंजाइम्स पचाते हैं। इसका मतलब अग्नि और एंजाइम्स दोनों सेम चीज है। आयुर्वेद की भाषा में, वैदिक भाषा में बोलता हूं कि खाने को कौन पचाता है? अग्नि पचाती है। आप क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स पचाते हैं। इसका मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम और अग्नि सेम है। अब आप जानते हैं शरीर का वो ऑर्गन जो लगभग 80 से 85% तक डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा करता है, उस ऑर्गन का नाम है पैंक्रियाज। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दूं, पैंक्रियाज वो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे शरीर की जिसके 2 पार्ट्स हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन पार्ट जो है वो इंसुलिन को सेक्रेट करता है, वो इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आप समझ गए कि वो ऑर्गन जो एंजाइम्स को पैदा कर रहा है वो मेरे लिए अग्नाशय है। अब मैच कर पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर आप शरीर में बहुत अधिक जल को डालेंगे किसी भ्रम के चलते, मिथ के चलते, कभी पेट साफ करने के नाम पे, कभी बॉडी को डिटॉक्स करने के नाम पे, कभी वजन कम करने के नाम पे, तो वो पूरे शरीर में ही अग्नि को हिलाएगा। लेकिन सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? सबसे अधिक प्रभावित होगा जो अग्नि का हेड ऑफिस है, अग्नाशय। और जब अग्नाशय प्रभावित होगा, अग्नि का स्थान प्रभावित होगा, क्योंकि अग्नि का हेड ऑफिस और अग्नि का यूनिवर्सल ओपोनेंट, इस दुनिया का सबसे बड़ा विरोधी अग्नि का, जल, वो उसके पास पहुंच गया और अधिक मात्रा में पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी फिजियोलॉजी गड़बड़ा जाती है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो स्लगिश हो जाते हैं, इवन इंसुलिन का सेक्रेशन स्लगिश हो जाता है। तो एक तरफ से क्या होता है? इंसुलिन कम होने से डायबिटीज पैदा होता है, और दूसरी तरफ से क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम कम होने से
अपच की कंडीशन पैदा होती है, अजीर्ण की कंडीशन पैदा होती है। अरविंद जी, सब कुछ मैथमेटिकल है। आचार्य सुश्रुत नाम सुना है? बिल्कुल। जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं और इनडाइजेशन के 4 सबसे बड़े कारण पढ़ते हैं, तो उसमें पहला बड़ा कारण जानते हैं आचार्य सुश्रुत क्या लिखते हैं? वो बोलते हैं कि अति अम्बुपानाच, अधिक मात्रा में अम्बुपान करना, जल पीना। अब बताइए वो लोग कहाँ हैं? वो आए, वो आपके साथ बैठे, मैं भी साथ में बैठूंगा, जो कहते हैं पानी, अगर अपच है, आपका पेट ठीक नहीं है, आपका इंडाइजेशन है, आपको अजीर्ण है, पानी खूब पीजिए। हाँ। अरे भाई, अजीर्ण का सबसे बड़ा कारण पानी अधिक पीना है, और तुम पानी अधिक पिला करके जो है अजीर्ण ठीक करने की बात कर रहे हो। और देखिए रेलिवेंट कितना है, वहां पर चरक लिख रहे हैं प्यांसी, यानी कि पानी और जल, यानी कि द्रव पदार्थों का अधिक मात्रा में पिया जाना, वो डायबिटीज करता है। और यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि अजीर्ण का सबसे बड़ा कारण क्या है? अति अम्बुपानाच। विद रेफरेंसेस बोल रहा हूं, सुश्रुत बोलते हैं अति अम्बुपानाच। तो जल का भी हल्के में नहीं लेना है। अगर वंस यू आर अनफॉर्चुनेटली डायबिटिक पेशेंट, आपको जो जल पीने की, जो जल की मात्रा, जल पीने का समय, जल पीने का तरीका, हमारे पहले पॉडकास्ट में हमने बताया है। लोगों को जाकर के उस पॉडकास्ट को देखना उसमें बहुत पड़ेगा। डिटेल में बात हुई है। और बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि कितनी गलत चीज़ें और कितने सालों तक लोग लगातार जा रहे हैं, उनको उनकी आंखें नहीं खुल रही, और आपकी वजह से सारी चीज़ें हम जान रहे हैं। और सिर्फ ये, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ सेंसेशन नहीं है, अब विद रेफरेंस बता रहे हैं, आयुर्वेद के आप बहुत जाता है। अगर आप और सुश्रुत उठा के फिर से देखें और डायबिटीज के कारण देखें, ये हम अपथ्य डायबिटीज की बात कर रहे हैं ना, मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के रूप में जो हमें होता है, वहां पे देखिए सुश्रुत लिखते हैं द्रव अन्नपान सेविनम पुरुषम। द्रव अन्नपान मतलब जो बहुत अधिक द्रव का सेवन करता है, जान्यात प्रमेही भविष्यति इति, मतलब वो भविष्य में वो प्रमेही हो जाएगा, डायबिटिक हो जाएगा, ये सुश्रुत लिख रहे हैं, द्रव अन्नपान सेविनम पुरुषम। तो इसलिए आपका पहला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, और सबसे खुला और विस्तार से ये मेरा जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आयुर्वेद का जिस तरह से जो एक आधार है ना, जो चीज़ें हैं और जो असर है, वो तो कहना नहीं है, बहुत टाइम से कहीं ना कहीं निगलेक्ट रहा है। अच्छा, मैं अभी आपको बताऊं कि मैं एक ऐसे टीवी के सामने बैठा हुआ था, एक शो देख रहा था, शायद इंडिया टुडे पे था। उसमें नरेश त्रेहन, ये वेदांता वाले, और सीरीन, डॉक्टर सीरीन, ये लोग आयुर्वेद पे बात कर रहे थे और उसकी मतलब अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। तारीफ कर रहे थे, योग की तारीफ कर रहे थे, लाइफस्टाइल की तारीफ कर रहे थे, कि वो सब चीजें, जबकि हमने ज्यादातर देखा ना कि डॉक्टर बस दवाएं। नहीं, डॉक्टर त्रिहान हमेशा से, मैं तो सालों से उनको जानता हूँ, हमेशा उन्होंने आयुर्वेद को आगे किया है और उसकी तारीफ की है। और मुझे लगता है कि हर एक समझदार एलोपैथिक डॉक्टर, भाई वो एलोपैथिक हैं, लेकिन उनकी जो रूह है, जो आत्मा है, वो तो भारतीय है, वो तो वैदिक है। तो इसलिए वेदों को मुझे लगता है कि कोई भी समझदार डॉक्टर, चाहे वो किसी भी विधा का हो, एलोपैथिक, मेरे साथ, मेरे तो इवन IMA जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वहां पर बहुत सारे मेरे मित्र हैं, वो हमेशा आयुर्वेद की तारीफ करते हैं। हाँ, ये जरूर साथ में बोलते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करें, वायलेशन ना करें, वो वहां वो थोड़ा बिगड़ जाता है, नहीं तो अदरवाइज दे ऑलवेज प्रेज मी। अरे मैं बहुत अच्छे से गया था, तो मैंने मतलब काफी साल पहले की बात है, और मैं आश्चर्य कर रहा था कि वहाँ पे योग का एक सेक्टर है वहाँ पे। बिल्कुल, दीपक झा देखते हैं उसको, और उन्होंने मतलब योग के, मतलब नरेश त्रेहन जी ने योग को महत्व दिया, और अपने बड़े हॉस्पिटल में एक सेक्शन। नहीं, बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हमारे मित्र हैं, चीजें लोग मान रहे हैं। हाँ, कितने लोगों का नाम लूं जो बहुत अच्छे से आयुर्वेद को आगे प्रमोट करते हैं, अच्छा करते हैं। तो हम थैंकफुल भी हैं उनके, क्योंकि दे ऑल आर बिग पर्सनालिटीज, एंड इफ दे टॉक अबाउट आयुर्वेदा तो एक पब्लिक एक्सेप्टेंस मिलती है। लोगों को लगता है कि नहीं, डॉक्टर त्रिहान साहब बात कर रहे हैं तो वही नहीं, फिर तो तो उनको धन्यवाद, इस मंच के माध्यम से आपने नाम लिया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या इसके कोई संकेत भी होते हैं सर? डायबिटीज अगर कोई व्यक्ति है और बिल्कुल शुरुआती स्टेज में आ रहा है, जैसे लोग बोलते हैं कि बॉर्डर पे है, तो उसको क्या, किस तरह से क्या डील करना चाहिए? दंतानाम मलाड़यत्यम प्रागरूपम पाणिपाद्यो दाह चिकंता देहे तरट स्वादु आस्यम च जायते। सब कुछ तो अरविंद जी हमारा शास्त्र, आप क्वेश्चन पूछिए मैं जवाब दूंगा। दंतानाम मलाड़यत्यम, यानी कि जब किसी व्यक्ति को लगे कि
यार ब्रश व्रश तो मैं रोज कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे दांतों पे कोटिंग क्यों आ जाती है, मल सा क्यों जम जाता है। दंता नाम मलाड़ियत्यम प्राग रूपम मिस, और क्या पूर्व रूप है, पानी पादियो दाहा, यानी कि हाथ पैर में जलन रहने लगे, आपको फील होगी, बर्निंग सेंसेशन आ रहा है। चिक्कणता देहे, आपका जो शरीर है उसमें पसीना अधिक आने लगे। त्रिट यानी प्यास अधिक लगे। स्वादु मीन्स मुंह से मीठा स्वाद आने लगे, जैसे मुंह मीठा 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 हो रहा है। तो बस हो गया सिग्नल, जाओ शुगर चेक कराओ भाई। अच्छा, गुड। कितना सिंपल। दंता नाम मलाड़ियत्यम, दांतों में मल जमने लगे। पानी पादो मीन्स हाथ पैर में दाहा होने लगे, शरीर पे पसीना सा चिकनता आने लगे, और प्यास अधिक लगने लगे आपको, और साथ में मुंह में थोड़ा मीठा 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 सा लगे। तो एक इनिशियल सिम्टम है, जाइए सिंपल चेक करा लीजिए शुगर लेवल, पता चल जाएगा। अच्छा, शुगर अगर किसी को हो गया तो कहते हैं कि जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, और अलग अलग टाइप है उसके, तो ये है ऐसा? देखिए इसमें यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, ये आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत सरलता से पूछ लिया क्योंकि हर व्यक्ति का ये क्वेश्चन होता है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता किस लिए, लेकिन बहुत सारे लोग उसका जवाब नहीं दे पाते, डॉक्टर्स भी जवाब नहीं दे पाते। तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पहले तो ये जानना होगा कि डायबिटीज 3 तरह से पैदा हो रहा है आपके शरीर में। नंबर 1 एज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, नंबर 2 एज कंजेनाइटल, नंबर 3 एज हेरिडिटरी, यानी कि जो कुल में चलता है, जो वंश में चलता है, जो फैमिलीज में चलता है। अब इनमें से भी एक और डिवीजन है जिसे हम बोलते हैं एनआईडीडियम आईडीडीएम, यानी कि एनआईडीडियम मीन्स टाइप 2 डायबिटीज, आईडीडीएम मीन्स टाइप 1 डायबिटीज। ये सब शब्द आपने अरविंद जी शायद सुने होंगे कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज का मतलब है जहां पर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लेना ही पड़ता है, तो वो आप आईडीडीएम यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट है, इसी को टाइप 1 बोलता है। जहां पर एनआईडीडीएम है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, उसे टाइप 2 बोलते हैं, मतलब ओरल मेडिकेशन से भी आपका काम चल जाता है। तो ये इस तरह से डिफरेंशिएशन है। जो कंजेनाइटल डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनका पैंक्रियाज डेवलपमेंटली ही डिफेक्टेड है, तो वो टाइप 1 पेशेंट वो होता है जिसे हम बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। उनका पैंक्रियाज खराब होना शुरू हो गया। अब देखिए मजे की बात, देखिए बॉडी के ऑर्गन्स की आज एक और रहस्यमय बात आपको बताता हूं इस सवाल के जवाब में। आपका पैंक्रियाज खराब होना शुरू हुआ, तो जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट को बनाते हैं, वो कम होने शुरू हो जाते हैं, जिनसे इंसुलिन का रिलीज होता है। जब इंसुलिन का रिलीज और बच्चे का जन्म भी हो गया, उधर से वो डिस्ट्रक्शन चल रहा है। अब वो डिस्ट्रक्शन बहुत सारे कारणों से हो सकता है। उसमें अरविंद जी थोड़ा सा मेडिकली आप लोगों के लिए टफ होगा समझना। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज चलती हैं, ग्रेव्स डिजीज चलती है, एडिशंस डिजीज चलती है, पर्निशियस एनीमिया चलता है। इनमें पैंक्रियाज के सेल्स डैमेज होते रहते हैं, ग्रेजुअली होते रहते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनकी वजह से वो सेल डैमेज होते रहते हैं। आपका बर्थ हो गया, लेकिन आपके सेल कितने डैमेज थे? 50%। आपको शुगर लेवल नॉर्मल आएगा। डैमेज आगे प्रोग्रेसिव चल रहा है। जिस समय लगभग 85 से 90% आइसलेट्स हमारे जो हैं डैमेज हो जाते हैं, उस समय पहली बार आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ के आता है। फिर वही सब सिम्टम आते हैं, जैसे अचानक से प्यास बहुत लगना, बच्चा पेशाब बहुत अधिक जाता है, या वेट के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, और फिर अचानक से फिर शुगर की जांच कराई जाती है तो वो बच्चा डायबिटिक मिलता है। तो ये जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज है। जो कंजेनाइटल डायबिटीज है, ये इन जनरल आपको 5 साल 4 साल से लेकर 10-12 साल तक की एज तक जो है वो देखने को मिल जाती है। लेकिन इससे एक मैसेज और निकल के आया कि अगर आपने अपने आइसलेट्स को 15% तक पे भी रोक दिया, मतलब 85% डैमेज हो चुकी हैं, तो भी आप अपने इतना इंसुलिन है कि आपकी बॉडी चलती रहे, आपके शुगर लेवल ठीक रहे। ये तो हमारा शरीर, हमारे ऑर्गन्स तब जवाब देते हैं जब आप उसको 85% 80% से भी ऊपर जो है वो डैमेज कर मारते हैं। चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो। आप जानते हैं किडनी के फंक्शन में भी जब किडनी लगभग 75-80% 85% डैमेज हो चुकी होती है, तब भी आप नहीं संभल रहे होते, देन ओनली आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है।
हार्ट भी ऐसा ही है, जब ब्लॉकेजेज इतने अधिक हो जाते हैं कि 80-85%, 75% क्रॉस कर जाए, देन ओनली वो आपको पता लगाता है कि हाँ भी आपको भाई सब दिक्कत है। तब तक पता ही नहीं 75% तक तो आप डैमेज आपको माफ है। सो कहने का मतलब है कि जो कंजेनाइटल हैं वो ये वाले हो गए। यहां पर बच्चे को इंसुलिन शुरू करना पड़ता है। अगर आप मुझसे पूछें कि क्योर की क्या संभावना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर क्योर की संभावना बहुत 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 कम है। वहां पर आपको क्योर हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस हैं जहां पे क्योर हुआ है। अच्छा। लेकिन 100 में से 2 एग्जाम्पल नहीं बन सकते। वो एग्जाम्पल ही है, कहना चाहिए कि वो एग्जाम्पल ही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यस वी डू क्योर कंजेनाइटल या आईडीडीएम टाइप 1 पेशेंट्स। वी शुड नॉट क्लेम, सबके लिए नहीं कहा हाँ वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ लोग ठीक होते हैं। 3 महीने के लिए मैं बोलता हूं जरूर ट्राई करो, क्योंकि हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन है जिसने 85% तक पहुंचा दिया, लेकिन एकदम से ब्लैक जोन नहीं हुआ। ये व्हाइट जोन, ग्रे जोन, ब्लैक जोन का चक्कर है, ये प्रैक्टिस में हम लोग यूज करते हैं। तो अगर आपने व्हाइट जोन को सेव कर लिया और जो ग्रे जोन के सेल्स जो ब्लैक जोन की तरफ आगे बढ़ रहे थे उसे आपने वापस से रिवर्स कर दिया, तो आप उस बच्चे का इंसुलिन जो है वो इतना पैदा करा देंगे कि उसको बाहर से इंसुलिन देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वी कैन नॉट गिव गारंटी। तो कंजेनाइटल में मैं सीधे से कह रहा हूं, बी केयरफुल। आप कभी भी ऐसा ना करें कि जिससे बच्चे को नुकसान पहुंचे। तो आपको बहुत अच्छे से डॉक्टर्स, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सबकी निगरानी में उस बच्चे को रखना है। किसी मिथ में नहीं रहना, किसी गलतफहमी में बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा देना है। नंबर 2, जो अब हमने सेकंड कैटेगरी बताई थी जिसको हम हेरिडिटरी बोल रहे हैं, कि जो हमारे कुल में चल रहा है, कुलज है वो बेसिकली उसमें ईश्वर ने एक हमें रियायत दी है कि उसे मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज बोलते हैं। वो जाकर के आपको डायबिटीज होगा लगभग 60, 65, 70 की उम्र में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारा खान पान इतना गड़बड़ हो गया है, हमारी लाइफस्टाइल इतनी गड़बड़ होगी कि वो 35-40 में नजर आने लगता है, लेकिन वो पहले नजर आता था 60-65 साल की एज में। तो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज तो वो ऐसा है कि जिसमें अगर आप अपना खाना पीना ठीक कर लेंगे तो वो 80-85 में हल्का फुल्का आएगा, और आप जो है थोड़ी बहुत दवा खानी पड़ी, आयुर्वेदिक ही आंवला हल्दी खा के आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन तीसरा जो है, जो बड़े वाली कैटेगरी है, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, अरविंद जी पूरे होशो हवास में बता रहा हूं, हजारों लोगों का डायबिटीज मैं खुद रिवर्स कर चुका हूं। अरे भाई, आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य उदक अनुप्रसा प्यांसी नवन पानम गुणवकतम चाहे परमे हेतु कफ सर्वो। ये सूत्र उनको लिख के दे दिया, भाई इस वजह से तुमको हुआ है, इसी को रिवर्स कर दो तो तुम ठीक हो जाओगे। क्योंकि ना तुम्हारा कंजेनाइटल डिफेक्ट है, ना तुम्हारी फैमिली में डायबिटीज है। कल से दौड़ लगाना शुरू कर दो, कल से मीठा खाना बंद कर दो, हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो भी चीजें बंद कर दो, कल से दही की तरफ देखना बंद कर दो। अगर आप कोई नॉन वेजिटेरियन सूप पीते हैं वो बंद कर दो, अपने पानी की मात्रा को सीमित कर दो, आप दूध की मात्रा को सीमित कर दो, नया अनाज खाना बंद कर दो, गुड़ खाना बिल्कुल बंद कर दो, वो कोई भी चीज जो कफ को बढ़ाए वो हमसे पूछ लो लिस्ट और वो बंद कर दो, हो गया रिवर्स। खान पान और रहन सहन बस। तो एक चीज और बताइए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के वंश में मतलब हेरिडिटरी हो, हाँ, उसके बावजूद भी वो रहन सहन की वजह से उसको हो रखा है? बिल्कुल। अरे मैंने फिर आपसे अरविंद जी बोला ना, जो वंश में चला आ रहा है, जो फैमिली में चला आ रहा है, वो उसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज बोलते हैं। तो वो तो आता ही वैसे भी 60-65 पे है, 70 पे है। अच्छा। अगर आपने अपना खाना पीना ठीक कर लिया, अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर ली, तो और उसको 10 साल धक्का मार दीजिए तो तब तक तो प्रभु चरणों का टाइम हो जाएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी भले ही वंश में हो, हेरिडिटरी हो, लेकिन किसी अगर सही तरीके से रहे तो उसको हो ही ना। मैं आपको बता तो रहा हूं कि 60-65 पे तो उसने वैसे भी आना था, भाई नेचर ही उसको 55-60-65 पे आना है, उसका नाम ही है अच्छा। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस। जो टाइप 2 डायबिटीज है वो इन जनरल मैच्योरिटी ऑनसेट होता है। मैच्योरिटी ऑनसेट का मतलब है कि शुरू ही होगा जब आप मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योरिटी का मतलब है 55-60 की बात कर रहे हैं, बाय नेचर ही वो तब आता है। नहीं आता, ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किसी के अगर वंश में है, अब हेरिडिटरी है, हाँ। तो ये जरूरी है कि उसको 55-60-70 में नहीं शुगर होगा? नहीं, अच्छा। आप उसको आप लाइफस्टाइल अच्छी कर करके और अपनी जो है खाना पीना सही करके वो आएगा ही नहीं। वो 65-60 पे जो आना था, अगर आप नॉर्मल रहते तो आता। अगर आपने ध्यान दिया तो 75-80 पे हल्का फुल्का आएगा, शायद उस समय उसको इररिलेवेंट हो जाएगा।
सो मैं आपकी बात समझ गया बिल्कुल कि वो लोग जिनके परिवार में डायबिटिक लोग हैं, माता पिता हैं, वो भी अगर अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे, रोज उठ करके योगासन करेंगे, दौड़ लगाएंगे, टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, अपने को तनाव मुक्त रखेंगे, साथ में खाना पीना अपना सम्यक सात्विक रखेंगे, यस देयर इज ए गुड पॉसिबिलिटी उनको डायबिटीज कभी नजर ही नहीं आएगा। बहुत बढ़िया सर। तो ये सिर्फ क्या रहन सहन खान पान इसी को ठीक करके ही हो सकता है या कोई दवा भी है? देखिए सुनिए, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। अभी पीछे मैंने एक आर्टिकल लिखा था, बड़ा अच्छा से अखबार वगैरह में छपा था। अच्छा। तो उसमें मैंने लिखा था कि बिना मीठा और नमक खाए, ठीक है, क्या आप भी बन रहे हैं शुगर और ब्लड प्रेशर के रोगी? अरविंद जी ये भी सही हम बात लोग है, ये भी हम देखने लोग जो वाला है ना, सही कहने वाले बताएं, कहते हैं कि भाई हम तो खा ही नहीं रहे हैं और फिर भी देखो फिर भी हो रहा है। आप गाँव में जाइए, मैं आपको बताता हूँ, गाँव में जाइए, आपको जब चाय सर्व करेंगे और चाय मुंह में आती है तो वो बाप पूरा रे, मीठा भयंकर इतना मीठा बड़ा होता है। वो खड़ी चीनी वाला है भी ना? बोलते हैं और लोग। उसके बाद जो वो देते हैं रसमलाई डाल के, तो चार और रसगुल्ला और ये सब। अभी तो मैं अपने गांव में जाता हूँ तो ऐसे ऐसे देखता हूँ कि वो लोग जबरदस्त मीठा खाते हैं भाई। अरे और बच्चे पूरे गुड़ की डली जो है उठा के खा रहे होते हैं। अब हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग के सामने कोई अगर मिठाई का डब्बा लेके आए कि हाँ जी बेटा हुआ है जी डॉक्टर साहब, तो हम लोग सुनो छोटा सा एकदम थोड़ा सा वो लेके। इतना सा पीस ऐसे उठा के एहसान सा करते हैं जैसे पता नहीं क्या है। और अनफॉर्चुनेटली देखिए डायबिटिक भी हम लोग ही हो रहे हैं। हाँ, शहरों में ही ज्यादातर इस तो आपने पूछा ना कि और क्या करें, तो लाइफस्टाइल, ठीक है, डाइट एंड डी स्ट्रेसिंग।